तो देखो, अभी हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी का चैप्टर 3, और चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? जेनेटिक्स का मतलब होता है द स्टडी। जेनेटिक्स का मतलब होता है द स्टडी। क्या चीज़ का स्टडी? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन को स्टडी करता है। क्या चीज़ का ट्रांसमिशन को स्टडी करता है? ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स। ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से बच्चों तक जो बॉडी फीचर ट्रांसफ़र होता है उसका स्टडी को ही जेनेटिक्स बोलते हैं। तो अगर सोच लो, मेरा पापा का हेयर कर्ली है और मेरा हेयर भी कर्ली है, मतलब मुझे ये बॉडी फीचर मेरे पापा से मिला है। तो पापा से जो मेरे तक जो बॉडी फीचर ट्रांसफ़र हुआ, मैं ऑफस्प्रिंग हूँ और मेरे पापा मेरे पेरेंट्स हैं। या कुछ कैरेक्टरिस्टिक सोच लो कि मेरा शकल मेरा मम्मी जैसा है, तो वो बॉडी फीचर मुझे मेरा मम्मी से मिला, मतलब मेरे पेरेंट्स से मिला और मैं ऑफस्प्रिंग हूँ। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो बॉडी फीचर ट्रांसफ़र होता है उसी का स्टडी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। और इस ट्रांसमिशन का प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस ट्रांसमिशन का प्रक्रिया को बोलते हैं हेरिडिटी। तो अगर आपको एग्जाम में पूछेगा डिफाइन हेरिडिटी, तो आप हेरिडिटी को कैसे डिफाइन करोगे? आप डिफाइन करोगे इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब माता पिता से बच्चों तक बॉडी फीचर जो ट्रांसफर हो रहा है, उस ट्रांसफर होने का प्रक्रिया को, प्रोसेस को हेरिडिटी बोलते हैं। और इस प्रोसेस का स्टडी को जेनेटिक्स बोलते हैं। मतलब एक तरह से बोल सकते हो, जेनेटिक्स में हम लोग किसको स्टडी करते हैं? हेरिडिटी को ही स्टडी करते हैं। ये चीज आपको क्लियर है? समझ में आ गया? तो देखो, हम लोग ये समझ गए हैं कि माता मतलब मम्मी पापा से, पेरेंट्स से बच्चों तक बॉडी फीचर ट्रांसमिट होता है। क्या ट्रांसमिट होता है? बॉडी फीचर्स ट्रांसमिट होता है। तो ये जो बॉडी फीचर ट्रांसमिट होता है मम्मी पापा से बच्चों तक, इस बॉडी फीचर को एक नाम दिया गया है। इसको क्या बोला जाता है? कैरेक्टर। क्या बोला जाता है? तो कैरेक्टर को कैसे डिफाइन किया गया है? अनइनहेरिटेबल बॉडी फीचर। मतलब जो बॉडी फीचर मम्मी पापा से बच्चों तक जाता है, उस बॉडी फीचर को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेबल बॉडी फीचर। और इसी इनहेरिटेबल बॉडी फीचर को क्या नाम से पुकारा जाता है? कैरेक्टर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इनहेरिट मतलब क्या होता है? इनहेरिट मतलब होता है प्राप्त। जो चीज आपको मिलता है, प्राप्त होना। तो आपके मम्मी पापा से अगर कोई बॉडी फीचर आपको मिल रहा है, तो उस इनहेरिटेबल बॉडी फीचर को क्या बोला जाता है? कैरेक्टर। तो हम लोग बॉडी फीचर के जगह बार बार क्या वर्ड यूज करेंगे? कैरेक्टर। तो कंफ्यूज मत होना। ओके, अब देखो, ये कैरेक्टर हमेशा दो फॉर्म में अवेलेबल रहता है। अब क्वेश्चन अरेज होता है, ये कैरेक्टर हमेशा दो ही फॉर्म में क्यों अवेलेबल रहता है? 3 या 4 फॉर्म में क्यों नहीं अवेलेबल रहता है? तो सीधा सा बात है, जो भी कैरेक्टर हमारे बॉडी में आता है, एक ऑफस्प्रिंग मतलब एक बेबी के बॉडी में उसके मम्मी पापा से जो भी बॉडी फीचर आता है, तो क्योंकि उस बेबी का दो पेरेंट्स है, एक मम्मी है और एक पापा है, तो इसीलिए जो भी कैरेक्टर आएगा ना, उसका हमेशा कितना फॉर्म होगा? 2 फॉर्म होगा। 2 फॉर्म होने का कारण क्या है? समझ में आया? क्योंकि उसमें जो भी कैरेक्टर आ रहा है, जो भी बॉडी फीचर आ रहा है, वो मम्मी से भी आ रहा है और पापा से भी आ रहा है। तो वो जो एक कैरेक्टर का हमेशा 2 फॉर्म होता है, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रेट्स। क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं, ट्रेट्स। तो ये है ट्रेट्स 1 और ये है ट्रेट्स 2। एक्चुअली इसको बोलना चाहिए ट्रेट 1 और ये हो गया ट्रेट 2, और दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? ट्रेट्स। तो ट्रेट्स क्या होता है? ट्रेट्स होता है द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर का अल्टरनेटिव फॉर्म। अल्टरनेटिव फॉर्म मतलब क्या? हर कैरेक्टर का, हमारे बॉडी में हर कैरेक्टर का कितना फॉर्म होता है? 2 फॉर्म होता है। क्योंकि हमें 23 क्रोमोसोम हमारे पापा से मिलता है और 23 क्रोमोसोम हमारे मम्मी से मिलता है। तो सीधा सा बात है, दोनों का बॉडी फीचर आएगा। इसीलिए हमारे पास जो भी बॉडी फीचर आएगा उसका 2 फॉर्म होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मैं हेयर स्टाइल का बात कर रहा हूँ, तो हेयर स्टाइल क्या हो गया? एक कैरेक्टर हो गया। मान लो मेरा मम्मी का हेयर स्टाइल कर्ली है और मेरा पापा का हेयर स्टाइल जो है वो स्ट्रेट है। ठीक है? तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें आधा क्रोमोसोम मम्मी से आ रहा है और आधा क्रोमोसोम पापा से आ रहा है, तो उसमें कर्ली वाला कैरेक्टर भी आएगा।
मान लो ये कर्ली वाला कैरेक्टर है और उसमें स्ट्रेट वाला कैरेक्टर भी आएगा। मतलब ये जो जीन है, ठीक है, जो भी कैरेक्टर आता है वो इन द फॉर्म ऑफ जीन आता है। तो ये जो जीन है ये सोच लो कर्ली के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये वाला जो जीन आया है वो पापा से आया है, और ये स्ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो हेयर शेप है, मेरा जो हेयर स्टाइल है वो क्या है, एक तरह का कैरेक्टर है, एक तरह का बॉडी फीचर है। और उस कैरेक्टर का मेरे बॉडी के अंदर दो फॉर्म है, कर्ली फॉर्म भी है और स्ट्रेट फॉर्म भी है। समझ में आया कि नहीं? तो हमेशा हर कैरेक्टर का दो फॉर्म रहता है आपके बॉडी में। हम सबके बॉडी में दो फॉर्म है, एक मम्मी से आया और एक पापा से आया, लेकिन वो दोनों फॉर्म में से कोई एक ही फॉर्म दिखेगा, दोनों फॉर्म नहीं दिखेगा। जो फॉर्म दिखता है ना उसको डोमिनेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डोमिनेंट। और जो नहीं दिखता है उसको क्या बोला जाता है? रिसेसिव। समझ में आया? तो अगर मेरा पापा का हेयर कर्ली है और मेरा मम्मी का हेयर स्ट्रेट और मेरा हेयर भी अगर कर्ली हो रहा है तो दैट मीन्स मेरे में पापा का कैरेक्टर आया है, और मेरे अंदर मम्मी का कैरेक्टर भी है पर वो रिसेसिव स्टेट में, मतलब छुपा हुआ है। हो सकता है मेरा नेक्स्ट जनरेशन में वो मम्मी वाला कैरेक्टर भी मेरे नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाए एज ए डोमिनेंट कैरेक्टर। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो आज डोमिनेंट है वो कल जाके रिसेसिव नहीं होगा, हो सकता है। और जो आज रिसेसिव है वो कल जाके डोमिनेंट भी हो सकता है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में, उसी जनरेशन में नहीं। ये सारा चीज आपको समझ में आया? तो यहाँ पे अभी देखो, हम लोग जानते हैं कि एक ह्यूमन सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। 23 मम्मी से आया है और 23 पापा से आया है, ठीक है। तो मतलब टोटल 23 पेयर होता है। मतलब हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं 2n होता है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म में 2n होता है, मतलब n मम्मी से आया है और n पापा से आया है। तो अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग केस में बात करें तो ये कितना है? 23 पेयर्स है, जो कि इक्वल टू कितना होता है? 46 क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। 23 पेयर क्रोमोसोम्स है उस, जो कि इक्वल टू कितना है? 46 क्रोमोसोम। अब अगर इन क्रोमोसोम का हर जो क्रोमोसोम का पेयर है उन सब का शेप एंड साइज क्या है? अलग अलग है। समझ में आया कि नहीं? तो अगर उनके शेप एंड साइज के हिसाब से उन पेयर्स को अरेंज किया जाए तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? उस अरेंजमेंट को बोलते हैं कार्योटाइप। तो कार्योटाइप का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम पेयर, the arrangement of chromosome pairs according to their shape and size। अगर क्रोमोसोम पेयर को, क्रोमोसोम का जो पेयर्स है उसको अगर आप उसके शेप एंड साइज के हिसाब से अरेंज करोगे तो उसको क्या बोलते हैं? कार्योटाइप। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, कार्योटाइप, KARYOTIP। हाँ तो TYP। अच्छा ठीक है, बाय मिस्टेक। तो देखो ये जो हमारा 23 पेयर्स है ना, इस 23 पेयर्स में से जो 1 से लेके 22 पेयर्स होता है क्रोमोसोम का, 1 से लेके 22 पेयर्स होता है क्रोमोसोम का, मतलब टोटल 23 पेयर्स है ना, तो उसमें से 1 से लेके जो 22 पेयर्स होता है क्रोमोसोम का, वो लोग आपस में, मतलब हर पेयर में जो 2 क्रोमोसोम रहता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इस पेयर का क्रोमोसोम उस पेयर का क्रोमोसोम, मैं ये बोल रहा हूँ कि हर एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है कि नहीं, वो आपस में क्या होता है? दिखने में सेम दिखते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 22 तक। मान लो कि एक पेयर में एक क्रोमोसोम ऐसा दिख रहा है तो उसका बगल वाला भी ऐसा, मतलब वो दोनों ऐसा दिखता होगा। अगर एक क्रोमोसोम ऐसे दिख रहा है तो दूसरा वाला क्रोमोसोम भी दूसरा पेयर में ऐसे ही दिखता होगा। अगर एक क्रोमोसोम ऐसे दिखता है तो दूसरा वाला क्रोमोसोम भी ऐसे ही दिखता होगा। अरे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मान लो पहला पेयर में एक क्रोमोसोम ऐसा दिखता है तो दूसरा क्रोमोसोम भी ऐसे ही दिखेगा। दूसरा पेयर में अगर एक क्रोमोसोम इस साइड शेप का है तो उसका दूसरा वाला जो रहेगा वो भी उसी शेप का रहेगा। ये अगर तीसरा पेयर में अगर ये इस शेप का है तो उसका
दूसरा वाला भी उसी शेप का होगा, क्योंकि एक मम्मी से आ रहा है और एक पापा से आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा प्रक्रिया कहाँ तक देखा गया है? 1 से लेकर 22 पेयर तक देखा गया है। लेकिन जो आपका 23वां पेयर रहता है ना, 23rd पेयर, उसमें ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर सोच लो वो दोनों दिखने में एक जैसा ही है, देखो जैसे ये दिख रहा है ऐसे वो भी दिख रहा है, मैं 23rd पेयर का बात कर रहा हूँ। अगर 23rd पेयर में ये और ये एक जैसा दिखता है तो ऐसा पॉसिबिलिटी सिर्फ गर्ल्स में होता है, और इसको भी एक्स क्रोमोसोम बोला जाता है और इसको भी एक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। तो गर्ल्स केस में क्या होता है, ये दोनों आइडेंटिकल दिखता है। लेकिन वही चीज अगर मैं बॉयज केस में बात करूं तो बॉयज केस में अगर एक क्रोमोसोम ऐसा दिखता होगा तो हो सकता है दूसरा क्रोमोसोम ऐसा दिख रहा होगा, जो कि मतलब दोनों शेप एंड साइज के हिसाब से अलग है, दिखने में सेम नहीं है। तो ऐसा किस में होता है? बॉयज में होता है। मतलब अगर एक क्रोमोसोम एक्स है तो दूसरा क्या है? वाई। लेकिन बॉयज और गर्ल्स दोनों में 1 से लेकर 22 पेयर जो क्रोमोसोम का रहता है ना, वो चाहे बॉयज हो या चाहे गर्ल्स हो, वो हर पेयर के अंदर जो क्रोमोसोम रहता है वो आपस में क्या रहते हैं? आइडेंटिकल। लेकिन जो आपका 23rd पेयर है, वो 23rd पेयर के अंदर जो क्रोमोसोम है वो बॉयज केस में आइडेंटिकल नहीं होते हैं शेप एंड साइज के हिसाब से, पर गर्ल्स केस में शेप एंड साइज के हिसाब से क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। तो ये जो 1 से लेकर 22 पेयर है ना, जो कि बॉयज और गर्ल्स दोनों में ही जिसका पेयर के अंदर जो भी क्रोमोसोम है वो आइडेंटिकल है, ऐसे 1 से लेकर 22 पेयर को क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं? तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? 1 to 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर identical to each other. 1 to 22 pairs of chromosomes, जो 1 to 22 pairs of chromosome होता है वो आपस में क्या होता है? Has identical are identical to each other in a particular pair. किसी भी particular pair में जो क्रोमोसोम्स है वो क्या होगा? एक दूसरे के साथ क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। और एंड दे आर कॉल्ड ऑटोजोम्स। क्या बोला जाता है उनको? ऑटोजोम्स। लेकिन ये जो 23rd पेयर है जो आइडेंटिकल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस 23rd पेयर को क्या बोला जाता है? 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स are called सेक्स क्रोमोसोम। इसको क्या बोला जाता है? सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। इसको सेक्स क्रोमोसोम्स क्यों बोला जाता है? सेक्स क्रोमोसोम्स क्योंकि ये हमारा जेंडर डिसाइड करता है कि हम लड़का होंगे कि लड़की। तो याद रखना 1 से 22 पेयर जो होता है वो आपका क्या चीज डिसाइड करता है? देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वो आपका बॉडी फीचर डिसाइड करता है कि मतलब आपका बॉडी फीचर कैसा होगा। बॉडी फीचर कैसा होगा मतलब क्या? आपका हेयर स्टाइल कैसा होगा, आपका जो आंख का जो आइरिस है उसका कलर कैसा होगा, आपका टंग रोल होगा कि नहीं होगा, आपका नाक लंबा होगा, चौड़ा होगा, पतला होगा, मतलब आपका स्किन टोन ब्राउन होगा, वाइट होगा, ब्लैक होगा। ये सारे बॉडी फीचर कौन डिसाइड करता है? ऑटोजोम्स डिसाइड करता है। मतलब 1 से लेकर 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स डिसाइड करता है। लेकिन जो 23rd पेयर है वो आपका क्या डिसाइड करता है? सेक्स। मतलब कि आप बॉय हो गए कि गर्ल हो गए। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लड़का लड़की होना 23rd पेयर पे डिपेंड करता है। गोरा होना, ना पीला होना, सफेद होना, हरा होना, ये 1 से लेकर 22 पेयर पे डिपेंड करता है। ऐसे बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो देखो एक मेल जो होता है, एक मेल पेरेंट जो होता है वो उसका जेंडर को कौन डिसाइड करता है? XY क्रोमोसोम। मतलब उसका जो 23rd पेयर होगा उसमें से एक X होगा, दूसरा Y होगा। मतलब एक मेल होने के लिए आपका 23rd पेयर क्या होना चाहिए? XY होना चाहिए, और एक फीमेल होने के लिए आपका 23rd पेयर XX होना चाहिए। समझ में आया कि? तो आप देखो अगर ये फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी तो हम लोग जानते हैं गैमेट प्रोडक्शन के टाइम में अगर इसके पास 23 पेयर है तो गैमेट के अंदर कितना जाएगा? अरे अगर एक पेरेंट के अंदर 2n क्रोमोसोम है तो गैमेट के अंदर कितना कितना क्रोमोसोम जाएगा? आधा जाएगा। मतलब 23 पेयर्स है तो 23 जाएगा। इसको मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस के टाइम मियोसिस को बोला जाता है हैप्लॉइड डिवीजन। मतलब क्रोमोसोम का क्वांटिटी हाफ हो जाता है।
मतलब यहाँ अगर 46 है तो यहाँ 23, यहाँ 23, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर इसके अगर सोचो ये फीमेल पेरेंट है तो इसके पास XX क्रोमोसोम होगा, तो उसमें से एक गैमेट में X जाएगा और दूसरा गैमेट में भी क्या जाएगा, X जाएगा। लेकिन अगर ये मेल गैमेट हो, सॉरी अगर ये मेल पेरेंट होता तो इसके पास क्या XY क्रोमोसोम होता, तो एक गैमेट के अंदर X जाता और दूसरा गैमेट के अंदर Y जाता। अब देखो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये X वाला इससे मिले, मतलब ये मेल सॉरी ये फीमेल गैमेट वो इस मेल गैमेट से मिले, या हो सकता है ये फीमेल गैमेट इस मेल गैमेट से मिले, या ऐसा भी हो सकता है ये फीमेल गैमेट इस मेल गैमेट से मिले, या ये फीमेल गैमेट इस मेल गैमेट से मिले, ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे सारे पॉसिबिलिटी को लिखने वाले हैं। तो मेल में एक गैमेट अगर X कैरी करेगा तो दूसरा गैमेट क्या कैरी करेगा, Y, और फीमेल में दोनों का दोनों गैमेट X ही कैरी करेगा। अगर सोच लो ये X वाला फीमेल गैमेट ये X वाला मेल गैमेट के साथ मिल गया तो क्या होगा, लड़की होगा। और अगर ये वाला फीमेल गैमेट ये Y वाला मेल गैमेट से जुड़ गया तो लड़का होगा। अगर ये वाला ये X वाला जो कैरिंग वाला जो फीमेल गैमेट है वो अगर इस X वाला मेल गैमेट से मिल गया तो लड़की होगा। और अगर ये X वाला वो Y वाला से मिल गया तो फिर लड़का होगा। इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि लड़का और लड़की होने का जो संभावना है वो 50-50 है कि नहीं, मतलब 1:1 है। क्योंकि देखो लड़की होने का कितना संभावना है, दो 4 है ना, ये टोटल चार पॉसिबिलिटी है कि नहीं, उसमें से लड़की होने का 2 पॉसिबिलिटी है और लड़का होने का भी 2 पॉसिबिलिटी है, तो आधा नहीं हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा ये कोई भी गारंटी दे नहीं सकता जब तक कि एक बेबी पूरी तरह से डेवलप स्टेज में ना आ जाए। मतलब जब तक कि हम लोग उसका जेंडर को डिटरमाइन कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं, मतलब आप स्टार्टिंग से नहीं बता सकते कि लड़का होगा कि लड़की होगा, ये पूरी प्रोबेबिलिटी पे है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। हाँ, वो बेबी जब पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा तब डॉक्टर बता सकता है कि वो लड़का है कि लड़की, लेकिन वो भी फिर भी इलीगल है, ठीक है। अब जहाँ भी है इंडिया में तो इलीगल। तो देखो आपका गर्ल्स लोग में मतलब फीमेल में क्या होता है, ओवारी होता है। ओवारी क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट। ये ओवारी जब रप्चर होता है ना तो उससे फीमेल गैमेट निकल के ना एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। वो फैलोपियन ट्यूब में ना वेट करता है किसका, मेल गैमेट का। अब अगर ये मेल गैमेट, अब देखो मेल गैमेट ना बहुत सारे रिलीज होते हैं, फीमेल गैमेट एक भी रिलीज हो सकता है, 2 भी रिलीज हो सकता है, लेकिन मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, फीमेल गैमेट हमेशा एक ही रिलीज होता है। कभी कभी वो फीमेल गैमेट अपने आप को डिवाइड करके एक से ज़्यादा कर लेता है, ऐसा कभी कभी होता है, इसीलिए कभी कभी जुड़वा बच्चे होते हैं या उससे ज़्यादा भी होते हैं। तो आपका जो फीमेल गैमेट है ना वो फैलोपियन ट्यूब में वेट करते रहता है किसका, मेल गैमेट का। मेल गैमेट बहुत सारे रिलीज होते हैं। अब ये सभी मेल गैमेट में से जो उस फीमेल गैमेट तक पहुंच जाएगा सबसे पहले, वही उसके साथ क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। और जैसे ही एक फीमेल गैमेट के अंदर मेल गैमेट एंटर कर जाता है तो वो फीमेल गैमेट अपने तरफ एक चारों तरफ ना एक बाउंड्री बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर, जो बाकी मेल गैमेट को उसके अंदर जाने नहीं देगा। अब ये सारा चीज़ डिपेंड करता है, देखो फीमेल गैमेट तो चाहे ये वाला पॉसिबिलिटी हो या ये वाला, वो फीमेल गैमेट तो हमेशा X क्रोमोसोम को ही कैरी करेगा। अब अगर मेल गैमेट अगर X क्रोमोसोम वाला पहुंचा तो लड़की होगा, और फीमेल गैमेट अगर मेल गैमेट अगर Y क्रोमोसोम वाला पहुंचा तो लड़का होगा। तो सारा चीज डिपेंड करता है कि वो जो स्पर्म पहुंच रहा है ओवम तक, मतलब एग तक, मतलब जो मेल गैमेट पहुंच रहा है उसके क्रोमोसोम पे डिपेंड कर रहा है। मतलब एक तरह से बोल सकते हो लड़का होना लड़की होना जो डिसाइडिंग फैक्टर है उसका कारण एक्चुअली लड़का होता है। पुराना जमाना में क्या होता था, वो जो सास लोग रहता था, दुष्ट लोग, वो अपना बहू को पीटता था कि तेरा बेटी क्यों नहीं, बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटी क्यों हुआ। लेकिन एक्चुअली बेटी को नहीं पीटना चाहिए था, बेटा को पीटना चाहिए था, क्योंकि बेटा या बेटी होना लड़के पे डिपेंड करता है, इसके ऊपर नहीं। इसका तो फिक्स है, X ही रहेगा। इसका X मिला तो लड़की और इसका Y मिला तो लड़का। तो लड़का लोग को छुछुंदर लोग को पिटाए। तो देखो यहाँ पे हम लोग किस टाइप का क्रोमोसोम का बात करने वाले हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम उनको बोलते हैं जो दिखने में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, मतलब दिखने में शेप एंड साइज के हिसाब से क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो हम लोग जानते हैं गर्ल्स का अगर बात किया जाए तो गर्ल्स में हर एक पेयर अपने आप में होमोलोगस ही है,
मतलब उनका 1 से लेकर 23 तक सारे के सारे होमोलोगस ही हैं, चाहे 1 से 22 तक ऑटोसोम का बात हो या 23rd पेयर का आपका सेक्स क्रोमोसोम का बात हो, सभी के सभी होमोलोगस ही है गर्ल्स में। पर बॉयज़ में क्या है, 1 से लेकर 22 तक होमोलोगस होते हैं, और जो 23rd पेयर होता है वो होमोलोगस नहीं होता, वो क्या होता है हेट्रोलोगस, क्योंकि वो जो 23rd पेयर होता है वो दिखने में शेप एंड साइज में सेम नहीं होता है। ये चीज़ आपको समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ कौन सा क्रोमोसोम का बात कर रहे हैं, जो होमोलोगस है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या देखा गया है, होमोलोगस क्रोमोसोम में देखा गया है कि इसमें जिस ऑर्डर में जीन अरेंज रहेगा ना, इसमें भी उसी ऑर्डर में क्या रहेगा, जीन अरेंज रहेगा। जीन क्या होता है ये आप लोग को पता होगा, एक क्रोमोसोम आपको पता है डीएनए से बना हुआ है, और एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। मतलब मैं ओवरऑल ये बनना चाहता हूँ, हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े थे कि क्रोमोसोम डीएनए से बना है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, डीएनए न्यूक्लियो, और ऐसे ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जीन कुछ और नहीं, डीएनए का छोटा छोटा टुकड़ा है, फ्रेगमेंट है, सेगमेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या देखा गया है कि इसमें जैसे जीन अरेंज रहेगा, इसमें भी जीन अरेंज वैसे ही रहेगा। जैसे यहाँ पे जो जीन है, मान लो वो हेयर स्टाइल के लिए है, मतलब पहला पोजीशन पे जो जीन है ना वो क्या चीज के लिए है, हेयर स्टाइल। तो यहाँ पे भी पहला पोजीशन पे कौन सा जीन होगा, हेयर स्टाइल के लिए ही होगा। यहाँ पे अगर सोच लो दूसरा जीन हाइट के लिए है, तो यहाँ पे भी दूसरा जीन किसके लिए होगा, हाइट के लिए होगा। यहाँ पे तीसरा जीन सोच लो हमारा स्किन का कलर के लिए है, तो यहाँ पे भी हमारा तीसरा जीन जो होगा वो स्किन का कलर के लिए होगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे जीन जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं, ऐसे जीन को बोला जाता है एलेलीज। क्या बोला जाता है, एलेलीज। अब यहाँ पे एलेलीज वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो जीन है, एक जीन इस क्रोमोसोम पे है और एक जीन इस क्रोमोसोम पे है, और दोनों जीन ना एक दूसरे का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। अल्टरनेटिव फॉर्म मतलब एक अगर कर्ली के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो दूसरा क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेट के लिए। दोनों ही जीन एक दूसरे का अल्टरनेटिव फॉर्म है कि नहीं? और दोनों ही जीन क्या किया है, एक ही पोजीशन ऑक्युपाई किया है क्रोमोसोम पे, मतलब ये अगर फर्स्ट किया तो ये भी फर्स्ट ही किया है। तो एलेलीज वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे दो जीन है, और एक जीन को क्या बोला जाता है, एलेली बोला जाता है। तो एक्चुअली एलेली और जीन एक ही चीज है, और जब दो जीन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलेलीज। एलेलीज क्या होता है, एलेलीज होता है an alternative form of a gene occupying same position on homologous chromosome। अब यहाँ जो हम लिखे उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक ही जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म मतलब कितना हो गया, दो। एक ही जीन का दो फॉर्म है जो कि सेम पोजीशन ऑक्युपाई किया है, किस पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे। मतलब यहाँ पे ये जीन जो है वो भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेयर स्टाइल, और ये जीन भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेयर स्टाइल। मतलब दोनों का दोनों जीन एक ही है, लेकिन दोनों का फॉर्म क्या है, अलग अलग है। एक कर्ली स्टाइल के लिए है और एक स्ट्रेट स्टाइल के लिए। तो इसलिए क्या लिखा गया, an alternative form of a gene मतलब एक जीन जो कि सेम पोजीशन ऑक्युपाई किया। ये देखो फर्स्ट पोजीशन ऑक्युपाई किया है, ये भी कौन सा पोजीशन ऑक्युपाई किया है, फर्स्ट पोजीशन ही ऑक्युपाई किया है। अगर हाइट वाला जीन सेकंड पोजीशन ऑक्युपाई किया है तो यहाँ पे भी हाइट वाला सेकंड ही पोजीशन ऑक्युपाई किया है। तो ये दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, एलेलीज बोलते हैं। अरे नहीं समझ में आया तो एक ही जीन का दो फॉर्म जो कि दो क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन ऑक्युपाई किया है, और वो दोनों क्रोमोसोम क्या होना चाहिए, होमोलोगस होना चाहिए। मतलब दोनों का शेप एंड साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये चीज आपको समझ में आया? ऑफ कर दो, कर दिया। तो देखो ये जो एलेलीज होता है ना, ये तो आपको समझ में आ गया। एक ही जीन का दो फॉर्म रहता है और दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे रहते हैं, और वो दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस होना चाहिए, मतलब दिखने में सेम, शेप एंड साइज में सेम होना चाहिए। अब देखो ये एलेलीज ना तीन प्रकार का होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तो हम लिखे हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए, फिर यहाँ पे दोनों में कैपिटल लिखे हैं, और यहाँ पे दोनों में स्मॉल लिखे हैं। तो एक तो चीज याद रखना, मैं आपको बताया था कि एक क्रोमोसोम हम लोग को पापा से मिलता है और एक क्रोमोसोम हम लोग को मम्मी से मिलता है।
और जिसका कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखता है उसको डोमिनेंट बोलते हैं, और जो नहीं दिखता उसको क्या बोलते हैं? मतलब वो भी है। मान लो पापा का कर्ली हेयर है, मम्मी का स्ट्रेट, मेरा हेयर भी कर्ली है, तो मतलब मेरे में डोमिनेंट कौन सा है? कर्ली वाला है। और मेरे में स्ट्रेट वाला कैरेक्टर भी है, मतलब स्ट्रेट वाला ट्रेट भी है, पर वो रिसेसिव स्टेट में। हो सकता है मेरा आने वाला जनरेशन में वो दिखे, मतलब हो सकता है कि मेरा कर्ली है, मेरा वाइफ का भी कर्ली है, लेकिन मेरा बच्चा का स्ट्रेट हेयर है, तो क्वेश्चन अराइज होता है ये कहाँ से आया? वो एक्चुअली मेरे अंदर ही छुपा था रिसेसिव स्टेट में, जो कि अभी डोमिनेंट बन चुका है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? तो आप यहाँ पे देखो, एक तो चीज़ याद रखना, आप जब भी स्टडी पर्पस के लिए यूज करोगे तो कैपिटल अल्फाबेट हमेशा डोमिनेंट के लिए यूज करोगे और स्मॉल अल्फाबेट हमेशा रिसेसिव के लिए। ये चीज आप दिमाग में रख लो कि कैपिटल लेटर विल बी यूज्ड फॉर डोमिनेंट, और ये एग्जामिनर को भी पता है। तो आप अगर कैपिटल लेटर कभी लिखते हो तो वो समझ जाएगा कि आप डोमिनेंट को बता रहे हो, और स्मॉल लेटर जो होगा वो हमेशा किसके लिए होगा? रिसेसिव। समझ में आया कि नहीं? तो अब देखो ये एलएलई ना 3 फॉर्म में अवेलेबल है। इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए है, तो हम लोग जानते हैं ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये डोमिनेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये कैपिटल ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? कर्ली है। और स्मॉल ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? स्ट्रेट हेयर। तो मुझे बताओ ये बच्चा जो होगा उसका हेयर कैसा होगा? कर्ली। मतलब ये डोमिनेंट वाला कैरेक्टर दिखा रहा है। अरे ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कर्ली हेयर। और ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्ट्रेट हेयर। ये एक बच्चे के अंदर ये क्रोमोसोम है, तो बच्चा का हेयर कैसा दिखेगा? कर्ली दिखेगा, क्योंकि डोमिनेंट वाला कर्ली है। समझ में आएगी? ऑफस्प्रिंग का जो हेयर स्टाइल होगा कैसा होगा? कर्ली होगा। अब देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एलएलई। इसको हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एलएलई क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे दोनों जो एलएलई है ना वो सेम नहीं है। अरे एक कर्ली के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक स्ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब दोनों सेम नहीं है। मतलब दोनों का जो बॉडी फीचर देने का एबिलिटी है वो क्या है? डिफरेंट है, इसलिए इसको हेटेरोजाइगस बोला गया है। लेकिन साथ में डोमिनेंट क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे कौन सा चीज एक्सप्रेस हो रहा है? जो डोमिनेंट है। यहाँ पे क्या होगा? ये देखो, ये भी कैपिटल बी है और ये भी कैपिटल बी। ये भी टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये भी टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब बच्चा ओवरऑल क्या होगा? टॉल होगा। तो इस टाइप का एलएलई को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट एलएलई बोलेंगे, एलएलईज। अब इसको होमोजाइगस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों का दोनों क्रोमोसोम है वो सेम बॉडी फीचर को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब दोनों का दोनों किसको एक्सप्रेस कर रहा है? टॉल को ही एक्सप्रेस कर रहा है। अरे इससे पहले वाला क्या हो रहा था? एक कर्ली को एक्सप्रेस कर रहा था और एक स्ट्रेट, जो कि दोनों अलग अलग है। देखो अलग अलग है, और यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है? दोनों टॉल को ही बता रहा है, और दोनों का दोनों डोमिनेंट है, इसीलिए यहाँ पे होमोजाइगस के बाद क्या लिखे हैं? डोमिनेंट। होमोजाइगस मतलब दोनों सेम है, और डोमिनेंट मतलब दोनों का दोनों ही डोमिनेंट है, मतलब बच्चा टॉल दिखेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ जो बच्चा होगा, यहाँ जो बच्चा होगा उसका हेयर स्टाइल कैसा होगा? ब्लैक होगा, क्योंकि देखो ये स्मॉल डी भी ब्लैक के लिए है और कैपिटल डी भी क्या चीज के लिए है? ब्लैक के लिए। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? तो लेकिन यहाँ पे देखो स्मॉल डी जो है वो क्या है? रिसेसिव है, लेकिन दोनों सेम चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी ब्लैक के लिए है और ये भी ब्लैक के लिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी क्या वर्ड यूज करेंगे? होमोजाइगस ही बोलेंगे। और लेकिन इसको क्या बोलेंगे? ये दोनों स्मॉल डी किसके लिए यूज होता है? स्मॉल किसके लिए यूज होता है? रिसेसिव के लिए। इसको बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव एलएलई। अब आप बोलोगे कि ये रिसेसिव एलएलई कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा और अच्छा समझेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये बच्चा का जो फादर था उसके अंदर कैपिटल डी और स्मॉल डी था, मतलब फादर का जो आपका स्किन का कलर था वो क्या था? फेयर था, क्योंकि उसके अंदर कैपिटल डी है। और कैपिटल डी क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फेयर के लिए। और स्मॉल डी क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लैक के लिए। मतलब फादर के अंदर ब्लैक वाला भी था, लेकिन क्योंकि फादर के अंदर फेयर वाला डोमिनेंट है इसलिए वो फादर फेयर दिख रहा था। मदर के अंदर भी देखिए, मदर के अंदर भी कैपिटल डी और स्मॉल डी है, मतलब मदर के अंदर डोमिनेंट कौन है? फेयर वाला डोमिनेंट है। अब ब्लैक वाला क्या है? ब्लैक वाला क्या है? ब्लैक वाला आपका रिसेसिव है। लेकिन जो बच्चा है उसके अंदर फादर से भी कौन सा वाला आया?
रिसेसिव वाला है और मदर से भी कौन सा वाला है, रिसेसिव वाला। तो ओवरऑल बच्चा का जो आपका स्किन टोन होगा वो कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। तो अब क्वेश्चन अरेज होगा कि बाप गोरा है, माँ भी गोरी है, बच्चा काला कैसे हुआ। तो एक्चुअली इसका पीछे का कारण क्या है कि फादर के अंदर जो रिसेसिव था और मदर के अंदर जो रिसेसिव था वो दोनों बच्चा में आ गया, इसलिए बच्चा में वही रिसेसिव अभी क्या बन चुका है, डोमिनेंट। जब तक वो माँ बाप तक था तब तक वो रिसेसिव था, स्मॉल डी था, लेकिन जब वो बच्चा में आएगा तो वही चीज डोमिनेंट बन जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? तो कभी अगर माँ गोरा है और बाप भी गोरा है, बच्चा काला हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि मतलब ये किसी और का बच्चा है, कहीं से कचरा से उठा के लाया गया है। वो माँ बाप के दोनों के अंदर वो जीन था, लेकिन रिसेसिव स्टेट था। तो ये एलईडी का आपको प्रकार समझ में आया, टाइप्स। अरे समझ में आया कि नहीं? ठीक है, देखो मैं आप लोगों को पिछला क्लास एलईडी के बारे में बताया था। एलईडी क्या होता है, एक ही जीन का दो फॉर्म होता है, क्योंकि हमें आधा क्रोमोसोम हमारे मम्मी से मिलता है और आधा क्रोमोसोम हमें हमारे पापा से मिलता है। मतलब 23 क्रोमोसोम मम्मी से मिलता है और 23 क्रोमोसोम पापा से मिलता है। तो ये जो क्रोमोसोम रहते हैं इसमें से कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो कि होमोजाइगस होता है, सॉरी होमोलोगस होता है। होमोलोगस मतलब क्या, वो लोग दिखने में क्या होते हैं, एक जैसा रहते हैं। और जो क्रोमोसोम दिखने में एक जैसा रहता है किसी भी एक पेयर में, क्योंकि हम लोग जानते हैं हर एक क्रोमोसोम पेयर में है, क्योंकि एक मम्मी से आया और एक पापा से आया, मतलब दोनों मिलकर एक पेयर हुआ कि नहीं। तो अगर एक पेयर में दो क्रोमोसोम है और दोनों क्रोमोसोम शेप एंड साइज के हिसाब से सेम दिखता है तो उसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो जीन का अरेंजमेंट रहता है वो दोनों क्रोमोसोम में क्या होता है, सेम होता है। मतलब अगर सोच लो पहला क्रोमोसोम में जो पहला जीन है वो है हेयर स्टाइल के लिए, तो इसका जो दूसरा क्रोमोसोम होगा उसी पेयर का दूसरा क्रोमोसोम, उसमें भी पहला जीन क्या होगा, हेयर स्टाइल के लिए होगा। पर एक तो क्रोमोसोम मम्मी से आया और एक क्रोमोसोम पापा से आया है। समझ में आया कि नहीं? ये आप लोग को बताएंगे ना कि जैसे कि ये दोनों एक पेयर में दो क्रोमोसोम है, एक फादर से आया है और एक मदर से आया है। इसमें अगर सोच लो पहला जीन जो है वो हमारा हेयर स्टाइल के लिए है, तो इसमें भी पहला जीन क्या चीज के लिए होगा, हेयर स्टाइल के लिए ही होगा। लेकिन ये दोनों जीन में से कोई एक ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और ये दोनों जीन एक ही, मतलब ये दोनों जो जीन है ना वो एक ही कैरेक्टर का दो अल्टरनेटिव फॉर्म है। हो सकता है ये हेयर स्टाइल कर्ली हो जो हमें पापा से मिला है, और ये हेयर स्टाइल स्ट्रेट हो जो कि मुझे मम्मी से मिला है। मतलब एक ही कैरेक्टर क्या हो गया, हेयर स्टाइल, और उसका दो अल्टरनेटिव फॉर्म क्या हो गया, कर्ली और स्ट्रेट। समझ में आया कि नहीं? तो जब ये दोनों चीज मेरे अंदर में आएगा मतलब मैं अगर एक ऑफस्प्रिंग हूँ, एक बेबी हूँ, तो मेरे अंदर ये दोनों आएगा, पर ये दोनों में से कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। और जो एक्सप्रेस कर पाता है उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव। और ये दोनों को एलेली बोलते हैं, और दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, एलेलीज। एलेलीज का मतलब जीन ही होता है, एक ही जीन का दो फॉर्म। ये चीज समझ में आएगी? तो डोमिनेंट एलेली क्या होता है, तो देखो जब भी मैं एलेलीज बोलूंगा तो दो जीन है, और एलेली बोलूंगा तो एक जीन। तो डोमिनेंट एलेली क्या होता है, द एलेली whose dominant allele ना, the allele which expresses itself in the presence of another allele। जो एलेली खुद को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। क्या चीज के तौर पे एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस इटसेल्फ एज ए व्हाट, बॉडी फीचर। जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलेली। जो एलेली खुद को एक्सप्रेस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलेली, उसको बोलते हैं डोमिनेंट एलेली। तो जैसे सोच लो कि ये कर्ली के लिए है और ये स्ट्रेट के लिए है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो जो बेबी होगा उसका हेयर कैसा होगा, कर्ली होगा, लेकिन उसके अंदर रिसेसिव वाला भी है। और रिसेसिव एलेली क्या होता है, रिसेसिव एलेली होता है द एलेली
which is suppressed by dominant allele। जो एलएलई को डोमिनेंट एलएलई क्या करता है, सप्रेस कर देता है। जैसे कि देखो एक बेबी में डोमिनेंट एलएलई भी है और रिसेसिव एलएलई भी है। तो डोमिनेंट एलएलई क्या कर रहा है, रिसेसिव एलएलई को सप्रेस कर दे रहा है, जिसके कारण रिसेसिव एलएलई का कैरेक्टरिस्टिक आपके बॉडी में नहीं दिखेगा। सिर्फ किसका कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा, डोमिनेंट एलएलई का। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट है, और जो सप्रेस हो जाता है वो क्या है, रिसेसिव है। ये चीज क्लियर हुआ आपको? तो देखो अभी हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस मतलब होता है जो आपको मिलता है। तो जो भी आपको अपने मम्मी पापा से मिलता है, कोई भी बॉडी फीचर या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या कोई भी एबिलिटी अगर आपको अपने मम्मी पापा से मिलता है तो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। और अगर ये इनहेरिटेंस उस क्रोमोजोम से एसोसिएटेड है जो कि आपके जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लो हम लोग तो जानते हैं कि 1 से लेकर 22 पेयर तक जो क्रोमोजोम होता है वो सारे क्रोमोजोम हमारा बॉडी फीचर को डिसाइड करता है, और जो 23वां पेयर होता है वो ये डिसाइड करता है कि हम लड़का होंगे कि लड़की। लेकिन अगर सोच लो वो 23वां पेयर के कारण भी मेरे में कोई बॉडी फीचर आ रहा है, फिर से समझ लो 1 से लेके 22 पेयर ही बॉडी फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 23वां पेयर बॉडी फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आपके जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर फिर भी 23वां पेयर के कारण भी आप में कुछ एक्स्ट्रा फीचर आ जाए तो उस टाइप का इनहेरिटेंस को बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्यों सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोला गया, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो बॉडी फीचर है वो किस क्रोमोजोम से एसोसिएटेड है, सेक्स क्रोमोजोम से। और सेक्स क्रोमोजोम क्या क्या होता है, एक्स और वाई होता है। तो इसीलिए लिखा गया कोई बॉडी फीचर अगर आप में अपीयर हो रहा है, दिख रहा है, कौन से एलएलई के कारण, एलएलई मतलब जीन, कौन से जीन के कारण, जो जीन किस पे है, एक्स क्रोमोजोम या वाई क्रोमोजोम। जैसे यहाँ पे मैं 2 बीमारी का नाम भी लिखा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही चीज होगा, बुरा चीज भी हो सकता है। तो यहाँ 2 बीमारी है जो कि एक्स क्रोमोजोम का जीन से एसोसिएटेड है। तो एक्स क्रोमोजोम के ऊपर अगर ये वाला जीन होगा तो वो जीन क्या कर सकता है, हेमोफीलिया कॉज कर सकता है। और अगर कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन होगा तो वो कलर ब्लाइंडनेस कॉज करेगा। यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो एक ही जीन हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस नहीं करेगा। हेमोफीलिया अलग जीन करेगा और कलर ब्लाइंडनेस अलग जीन करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे आपके सामने भी एक कलर ब्लाइंड पर्सन बैठा हुआ है और वो आपके टीचर है। आप कलर ब्लाइंड टीचर? ठीक है, ये कौन सा कलर है? सर आप वो बुक में वो पेज पर हेमोफीलिया। देखो अब क्वेश्चन अराइज होता है ये हेमोफीलिया होता क्या है। तो देखो हेमोफीलिया जब आपको होगा, आपके बॉडी में अगर हेमोफीलिया वाला कैरेक्टरिस्टिक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आपके बॉडी में प्लेटलेट्स का क्वांटिटी कम हो जाएगा। क्योंकि जो जीन आपके बॉडी को कमांड करता है क्या चीज़ बनाने के लिए, प्लेटलेट्स बनाने के लिए, तो आपका बॉडी वो जीन एक्टिवेट नहीं होगा, तो आपका बॉडी जो है ना वो प्लेटलेट्स बनाना कम कर देगा या बंद कर देगा या बहुत कम प्रोड्यूस करेगा। और अगर प्लेटलेट्स कम प्रोड्यूस होगा तो सीधा सा बात है, प्लेटलेट्स का काम क्या है, क्लॉटिंग करना। मान लो मेरा हाथ यहाँ पे कट गया तो प्लेटलेट्स आके यहाँ पे क्या करता है, एक क्लॉटिंग कर देता है ताकि खून बाहर ना लीक हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हेमोफीलिया होने से क्या होगा, आपके बॉडी में प्लेटलेट्स का क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गलती से कहीं भी कट लगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होते ही जाएगा, ब्लीडिंग रुकेगा नहीं। और ये अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, मतलब सोच लो कि कहीं अंदर का कोई ब्लड वेसल फट गया या कट गया तो वो इंटरनल ब्लीडिंग होगा और वो रुकेगा नहीं, तो आपको प्रॉब्लम होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब आप हेमोफ्रेज हो सकता है। हेमोफ्रेज मतलब जब इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मतलब ओवरऑल समझ लो हेमोफीलिया में आपका प्लेटलेट्स का क्वांटिटी कम हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में आपका जो रेटिना है ना, रेटिना पे एक सेल होता है जिसको बोलते हैं कोन्स। कोन्स रिस्पॉन्सिबल है कलर को डिटेक्ट करने के लिए। तो अगर कोन्स का डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होगा, मतलब सोच लो ये जो जीन है ना जो कलर ब्लाइंडनेस कॉज करता है, वो जीन क्या करेगा, आपका कोन का डेवलपमेंट को प्रॉपरली होने नहीं देगा। तो आपको कलर को जो परसीव करने का जो एबिलिटी है ना वो कम हो जाएगा। तो मुझे माइल्ड है, जिसको बहुत ज़्यादा ही कलर मतलब एक्सेस लेवल पे होगा, उसको ऐसा भी हो सकता है कि पूरा दुनिया ब्लैक एंड वाइट दिखे। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये सारा चीज़ कोन के कारण होता है। और क्योंकि लड़कियों में आपका 2 एक्स क्रोमोसोम रहता है, तो दोनों में आपका जो मतलब वो हमसे ज़्यादा बेटर कलर को मतलब बॉयज से ज़्यादा बेटर कलर को देख सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि कलर देखने के लिए जो जीन है जरूरी है वो आपका एक्स क्रोमोसोम पे ही होता है। और गर्ल्स में क्योंकि दोनों का दोनों एक्स क्रोमोसोम है
तो उनका कलर सेंसिटिविटी क्या ज़्यादा है। अब बॉयज़ क्योंकि XY है तो उनका कलर सेंसिटिविटी कम है, इसलिए गर्ल्स को दुनिया थोड़ा ज़्यादा सुंदर दिखता है एज कम्पेयर टू बॉयज़। अब मुझे तो और ख़राब दिखता है क्योंकि हम कलर ब्लाइंड हैं। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों ही जिस जीन के कारण होता है वो दोनों जीन X क्रोमोसोम पे होता है, ये याद रखना। यहाँ पे मैंने कोई भी Y क्रोमोसोम वाला एग्जाम्पल नहीं दिया है, आपके बुक में X क्रोमोसोम वाला एग्जाम्पल दिया है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछेगा कि हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस कौन से क्रोमोसोम के कारण रिस्पॉन्सिबल है, कौन से मतलब कौन से क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है उसके कारण रिस्पॉन्सिबल, तो आप लिखोगे X क्रोमोसोम। Y गलती से भी मत लिख लेना, दोनों का दोनों X क्रोमोसोम के कारण नहीं है। ओके, अभी हम लोग ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ग्रीगर मेंडल थे वो ब्रीडिंग कर रहे थे। ब्रीडिंग मतलब गार्डन में कुछ प्लांट्स को लेके आपस में ब्रीड करके देख रहे थे कि नया जनरेशन में कैसा प्लांट होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कौन सा ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो ग्रीगर मेंडल थे वो क्या किए, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द ब्रीडिंग बिटवीन two organism belonging to same species is done by taking only one character। तो देखो मोनोहाइब्रिड में क्या हुआ, वो ना दो प्लांट के बीच में ब्रीडिंग करवाएं, मतलब क्रॉस करवाएं, और जो नया जनरेशन आया ना उसको वो स्टडी किए कि वो अपने माँ बाप के जैसा है कि नहीं, और अगर है तो वो कितना हद तक सेम है और कितना हद तक डिफरेंट है। लेकिन ये चीज़ को स्टडी करने के लिए वो कितना कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर किए हैं, एक ही कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर किए हैं, और एक ही कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर किए, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मोनोहाइब्रिड। सॉरी स्पेलिंग थोड़ा गलत है, इसको ठीक कर लेना, ये मोनोहाइब्रिड होगा, ठीक है, MONO होगा। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया गया इसलिए इसको बोला गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अभी हम लोग एक तो एग्जांपल लेके इसको समझेंगे कि मतलब एक्चुअली उसमें वो जब ये ब्रीडिंग करवाएं तो क्या क्या वो मतलब देखे, उसको हम लोग अभी एक एग्जांपल लेके समझेंगे। तो देखो यहाँ पे एक मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है, दोनों का दोनों प्लांट कंसीडर कर लो या एनिमल कंसीडर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्लांट में होता है वही एनिमल में भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक ही कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर किए हैं, वो क्या है, हाइट। मतलब हम लोग जिस कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ कंसीडर कर रहे हैं वो उसका हाइट है, ठीक है। तो इसमें से एक पेरेंट जो है वो टॉल है और एक पेरेंट जो है वो क्या है, ड्वार्फ है। तो दोनों में गैमेट फॉर्मेशन होगा, और हम लोग जानते हैं गैमेट फॉर्मेशन होता है तो गैमेट में अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है यहाँ पे, तो यहाँ पे 23 आएगा, यहाँ 23, मतलब आधा आधा आएगा। मियोसिस जो होता है हैप्लॉइड डिवीजन होता है, मतलब उसमें आधा आधा आता है, मतलब यहाँ 2n क्रोमोसोम होगा जिसमें n और इसमें n आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही थी। तो यहाँ पे T आएगा, यहाँ पे भी T आएगा, ये मेल गैमेट हो गया क्योंकि मेल से आया। उसी तरह से ये फीमेल गैमेट हो गया, यहाँ पे मेल क्या है, टॉल है, और फीमेल क्या है, ड्वार्फ है। अभी इनका बीच में ब्रीडिंग करके देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, तो मेल क्या है, देखो ये जो डब्बा जैसा दिख रहा है इसको पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। ये पुनेट स्क्वायर ये डिटरमाइन करने के लिए होता है कि इनके बीच में अगर ब्रीडिंग होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बच्चा का होने का। तो देखो यहाँ पे मैं मेल गैमेट को लिखूंगा जो कि है कैपिटल TT, और यहाँ पे मैं फीमेल गैमेट को लिखूंगा स्मॉल TT। और ये क्योंकि पहला ब्रीडिंग है इसलिए इसका नाम क्या है, F1 जनरेशन। और F1 को F मतलब फिलियल होता है, ठीक है, F का फुल फॉर्म फिलियल होता है, और फिलियल का मतलब होता है क्रॉस बिटवीन ऑफस्प्रिंग, मतलब ये भी एक ऑफस्प्रिंग है और ये भी एक ऑफस्प्रिंग है, मतलब दोनों पेरेंट्स, अरे ये पेरेंट भी किसी का बच्चा है ना, डायरेक्ट माँ बाप बन के धरती पे पैदा हो गए, ये भी किसी का बच्चा है, ये भी किसी का बच्चा। तो जब दो बच्चा के बीच में ब्रीडिंग होता है तो उसको फिलियल बोलते हैं। फिलियल मतलब ब्रीडिंग बिटवीन टू ऑफस्प्रिंग। तो देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, T और T। हाँ, यहाँ पे कैपिटल, ये देखो इसको ऐसे देखना है, देखो ऐसे देखना है, रो कॉलम ऐसे देखना है। फिर यहाँ पे TT, फिर यहाँ पे क्या होगा, रो कॉलम TT, यहाँ पे रो कॉलम। अब यहाँ पे कुछ चीज़ गौर करो, ये हमारा था होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि इसमें दोनों का दोनों ही डोमिनेंट है और दोनों सेम है इसलिए इसको होमोजाइगस बोला गया। ये है हमारा होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि दोनों का दोनों सेम है लेकिन दोनों का दोनों रिसेसिव है। और यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है, ये है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, मतलब यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है लेकिन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा, जो डोमिनेंट है। और आप लोग को
दिमाग में सेट कर लो कि कैपिटल अल्फ़ाबेट हमेशा डोमिनेंट के लिए होगा और स्मॉल अल्फ़ाबेट हमेशा रिसेसिव के लिए होगा, ये दिमाग में रखना है। तो मेरा पहला जनरेशन में जब हम इनको ब्रीडिंग करवाएं तो क्या देखें, ये भी टॉल है क्योंकि इसमें ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव, तो जो डोमिनेंट है वही दिखेगा। तो ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, मतलब पहला जनरेशन में जब ब्रीडिंग कराएंगे तो मुझे सभी के सभी क्या मिल रहा है, ऑल टॉल मिल रहा है। अभी हम लोग नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 ऑफस्प्रिंग लेंगे, मतलब इन्हीं दोनों में से 2 बच्चा को लेके ब्रीडिंग करवाएंगे और देखते हैं क्या होता है। तो एक तो चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि पहला जनरेशन में आपको रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में पता नहीं चलेगा, आपको सिर्फ किसके बारे में पता चलेगा, डोमिनेंट, क्योंकि आपको पहला जनरेशन में सारे प्लांट टॉल ही दिखेंगे। लेकिन अभी हम जब इनके बीच में आपस में ब्रीडिंग करवाएंगे तो आपको रिसेसिव वाला भी दिखेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अभी हम इसमें से 2 ऑफस्प्रिंग लेने वाले हैं एज ए, मान लो मैं इसको मेल लेता हूँ और इसको फीमेल। अच्छा ठीक है, मैं बात सुनो। देखो अभी हम लोग F2 जनरेशन में क्या किए, वो जो F1 जनरेशन में जो बेबी हुआ था उसी से 2 ऑफस्प्रिंग लिए, ओके। और अभी हम लोग इनके बीच में F2 जनरेशन मतलब सेकेंड टाइम ब्रीडिंग कर रहे हैं, मतलब F1 जनरेशन का बच्चा को लेके ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये भी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और ये भी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, गैमेट फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो ये इसमें कैपिटल टी आएगा, इसमें स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, इधर मेल गैमेट लिखना है हमेशा आपको, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर मेल गैमेट, सॉरी इधर फीमेल गैमेट लिखना है। ये कैपिटल टी हो जाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, ये स्मॉल टी हो जाएगा। तो अगर अभी हम यहाँ पे बात करें कि कितना तो टॉल हुआ, देखो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, क्योंकि देखो इसमें दोनों ही डोमिनेंट है, इसमें ये डोमिनेंट है तो टॉल, इसमें ये डोमिनेंट है तो टॉल, और ये रिसेसिव वाला है वो डोमिनेंट तो मतलब इसमें ये ड्वार्फ होगा, मतलब ये जो होगा छोटा हाइट का होगा। तो हमारा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फेनोटाइपिक रेशियो। अब ये देखो ये फेनोटाइपिक रेशियो होता क्या है, पहले समझो फेनोटाइप्स क्या होता है। फेनोटाइप्स क्या होता है, ठीक है। तो फेनोटाइप्स का मतलब होता है जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे बॉडी में आपको दिखता है, मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग देख सकते हैं अपने आंख से हम लोग देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फेनोटाइप्स। तो फेनोटाइप्स क्या होता है, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ऑब्जर्वेबल मतलब जिसको आप देख सकते हो, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ठीक है। द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, फेनोटाइप्स। और ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग अपना आंख से देख रहे हैं, उसका कारण कौन है, उसका कारण जीन्स है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे बॉडी में जो भी कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख रहा है वो सारा चीज का कारण क्या है, वो जीन है। जो जीन कहाँ पे है, क्रोमोसोम पे है। अरे क्रोमोसोम जीन से बना है कि नहीं, और हर एक जीन हमारे बॉडी का कुछ कुछ पार्ट को डिजाइन कर रहा है, कोई आंख डिजाइन कर रहा है, कोई कान डिजाइन कर रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, जेनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनोटाइप का मतलब होता है जो जीन इस फेनोटाइप के लिए, मतलब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जेनोटाइप होता है द जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जितना भी कैरेक्टर आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके लिए जो भी जीन रेस्पॉन्सिबल है उसको जेनोटाइप बोलते हैं। और जितना भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर आपको दिख रहा है, किसी का नाक लंबा दिख रहा है, बाल छोटा दिख रहा है, कान टेढ़ा दिख रहा है, ये सारा चीज फेनोटाइप है। और उन सब चीज का कारण कौन है, जेनोटाइप। तो अभी हम लोग फेनोटाइपिक रेशियो लिखेंगे। फेनोटाइपिक रेशियो के हिसाब से देखो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो कितना तो टॉल है, 3 तो टॉल है क्योंकि हमें दिख रहा है। और ड्वार्फ कितना है, एक, वो भी दिख रहा है। तो फेनोटाइपिक बात हो गया, मतलब जो दिख रहा है। जेनोटाइप के हिसाब से अगर देखेंगे जेनोटाइपिक रेशियो, मतलब इसका कारण को अगर देखें तो इसका कारण जो है वो 3 प्रकार का है। एक प्रकार क्या है, टीटी, एक प्रकार है टी और स्मॉल टी, और एक प्रकार है स्मॉल टी। जिसमें से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल को। ये दोनों भी टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये दोनों इससे अलग है। और इसका क्वांटिटी कितना है, 2 है, और इसका क्वांटिटी कितना है, 1 है। तो यहाँ पे जेनोटाइपिक लेवल पे क्या आ रहा है, 1:2:1। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जेनोटाइपिक लेवल पे देखोगे तो ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। लेकिन ये दोनों जो है ना, ये दोनों 2 और 1 दोनों मिलके क्या बन रहा है, फेनोटाइप, मतलब टॉल दिखा रहा है। ये समझ में आया। तो हम लोग ना नेक्स्ट क्लास डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे,
और फिर 2-3 तो लॉ पढ़ेंगे और म्यूटेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके मेरा बात सुनो, एक तो चीज़ सुनो, ये जो स्मॉल टीटी था ना वो अपने पेरेंट्स में जब तक था तब तक वो रिसेसिव था। इस जनरेशन में आके वो डोमिनेंट हो चुका है, तभी ना दिख रहा है। अरे दिखता वही चीज़ है जो डोमिनेंट है। ये चीज़ अभी अगर आपको कोई इंसान ड्वार्फ, उसका पापा भी टॉल है, मम्मी भी टॉल है, लेकिन बच्चा ड्वार्फ दिख रहा है, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक मम्मी और पापा में रिसेसिव में था, बच्चा में लेकिन वो डोमिनेंट बन चुका है। तो अभी अगर हम लोग इस बच्चा का बात करें तो ये बच्चा में ये दोनों डोमिनेंट है। तो यहाँ हम बस ये बता रहे हैं कि ये दोनों रिसेसिव जीन ये फादर और मदर से आया है, पर ये इस जनरेशन में डोमिनेंट बन चुका है, तभी ना आपको दिख रहा है। डोमिनेंट नहीं बनता तो दिखता कैसे? तो देखो अभी हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म के बीच में ब्रीडिंग करवाया जाएगा, लेकिन उस ब्रीडिंग के दौरान में हम लोग सिर्फ कितना कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करेंगे? ओनली 2 कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करेंगे। तो जब हम लोग 2 कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करते हैं ब्रीडिंग के बाद ऑफस्प्रिंग में, तो इसीलिए उसको डाई हाइब्रिड बोला जाता है। डाई का मतलब हो गया 2। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे 2 प्लांट लिए हैं। एक प्लांट का जो पी है मटर, एक प्लांट में जो मटर हो रहा है वो राउंड और येलो हो रहा है, और एक प्लांट जो हो रहा है उसमें जो मटर हो रहा है वो रिंकल और ग्रीन हो रहा है। मतलब मान लो कि इसका मटर ऐसा शेप का दिख रहा है और इसका मटर थोड़ा ऐसा शेप का दिख रहा है। ऐसा शेप का नहीं होता है, समझने के लिए। तो देखो, तो यहाँ पे आर जो है ये राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, और ये वाई जो है वो भी येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी होमोजाइगस डोमिनेंट है। इस केस में ये फिलहाल डोमिनेंट ही है, लेकिन इसको हम लोग स्मॉल आर से क्यों रिप्रेजेंट किए? क्योंकि आने वाला जनरेशन में ये रिसेसिव बनने वाला है। अरे समझ में आ रहा है कि? लेकिन यहाँ पे ये डोमिनेंट ही है। तो यहाँ पे ये है होमोजाइगस रिसेसिव रिंकल, और ये भी हो गया येलो ग्रीन होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन का पॉसिबिलिटी क्या क्या है? ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है, या ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है। ये समझ रहे हो कि नहीं? ये आर इस वाई के साथ भी आ सकता है, ये आर इस वाई के साथ भी आ सकता है। उसी तरह से ये आर इस वाई के साथ भी आ सकता है, ये आर इस वाई के साथ भी आ सकता है। तो 4 पॉसिबिलिटी है गैमेट फॉर्मेशन का। सेम यहाँ पे भी गैमेट फॉर्मेशन में कितना पॉसिबिलिटी है? 4। अभी हम लोग इसके बीच में क्या करेंगे? ब्रीडिंग करवाएंगे। उस ब्रीडिंग को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे? वो आपका जो पुनेट स्क्वायर है, ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको? देखो यहाँ पे ये हम लोग सिर्फ समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में रिसेसिव हो और वो वाला डोमिनेंट हो। अरे होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि क्या हो रहा है, संभावना है। अब यहाँ पे हम असली का तो ये राउंड मटर और वो रिंकल वाला को तो ब्रीडिंग करके नहीं दिखाएंगे, उसके लिए अब टाइम लगेगा। अब गार्डन में कैमरा लगा के रखेंगे 2-3 महीना तक। तो देखो यहाँ पे मैंने सारा बॉक्स को नहीं भरा है, लेकिन आप अगर एग्जाम में करोगे तो आपको सारा बॉक्स को भरना पड़ेगा। हम यहाँ पे सारा बॉक्स को क्यों नहीं भरे? क्योंकि हर बॉक्स में सेम ही पॉसिबिलिटी आने वाला है। जैसे देखो ये आपका इधर ये F1 जनरेशन है, मतलब फर्स्ट जनरेशन में जब हम उनके बीच में ब्रीडिंग करवाएंगे तो मेल गैमेट्स ये था RY 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 RY, और फीमेल गैमेट था स्मॉल RY। अब देखो ये स्मॉल RY और कैपिटल RY मिलकर क्या होगा? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यही होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पे भी क्या होगा? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। आपको ऐसे से देखना है, ऐसे से कॉम्बिनेशन यहाँ लिखना, फिर ऐसे से यहाँ, फिर ऐसे से यहाँ, फिर इसका यहाँ पे भी अगर आप करोगे तो क्या होगा? कैपिटल R स्मॉल r फिर कैपिटल Y स्मॉल y। तो हर जगह सेम ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि हर जगह सेम आ रहा है इसलिए मैं ऐसे से कर दिया, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे मत करना। आपको हर जगह मतलब एक्चुअली क्या होगा ना, हर जगह यही लिखाएगा, तो हम उसको बार बार नहीं लिख के ऐसे से कर दिए, समझ गए होगे। अब देखो ये क्या है? ये है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि देखो इसमें कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, और ये भी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, एक कैपिटल Y और एक स्मॉल y है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होता है तो वही दिखता है जो डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पे जितने भी पी होंगे, मतलब मटर होंगे, फर्स्ट जनरेशन में जितना भी मटर होगा, ऑल क्या होगा? राउंड और येलो ही होगा।
और ये क्या बन चुका है, ये रिसेसिव बन चुका है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसीलिए हम लोग इसको स्टडी के लिए पहले से ही मान ली कि रिसेसिव है, और ये हम लोग को पता नहीं है। एग्जाम में आपको कुछ सिचुएशन दिया रहेगा कि ये रिसेसिव मान लो, ये डोमिनेंट मान लो, अब ब्रीडिंग कराओ। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग फिर से 2 प्लांट लेंगे और उनका बीच में फिर से ब्रीडिंग करवाएंगे, लेकिन ये दोनों प्लांट हम लोग कहाँ से लेंगे, इसी पॉसिबिलिटी से लेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें से अगर हम प्लांट लेंगे तो सारा का पॉसिबिलिटी तो सेम ही है, तो मतलब यहाँ पे दोनों पेरेंट्स आइडेंटिकल होने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग F2 जनरेशन में क्या किए, F1 जनरेशन का 2 ठो प्लांट को लिए हैं, और हम लोग को क्या मिला था, राउंड येलो मिला था। मतलब राउंड के लिए भी हमारा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था, और येलो के लिए भी क्या था, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो ये दोनों पेरेंट्स ले लिए। अभी देखो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन जब होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखो कैपिटल R कैपिटल Y के साथ भी मिल सकता है, कैपिटल R स्मॉल y के साथ भी मिल सकता है, स्मॉल r कैपिटल Y के साथ मिल सकता है, और स्मॉल r स्मॉल y के साथ भी मिल सकता है। तो इतने सारे गैमेट का पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे भी उतने ही सारी गैमेट का पॉसिबिलिटी है। इधर हम लोग कौन सा गैमेट लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम लोग मेल गैमेट्स, और इधर लिखेंगे हम लोग फीमेल गैमेट्स। ठीक है। अभी देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा यहाँ पे। ये देखो कैपिटल R कैपिटल Y है, और यहाँ पे भी कैपिटल R कैपिटल Y है, तो यहाँ बनेगा R कैपिटल Y Y। यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y है, यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल y है, तो यहाँ बनेगा R कैपिटल Y स्मॉल y। उसी तरह से ये यहाँ पे क्या बनेगा, मैं कुछ समझा दे रहा हूँ, बाकी सब आप खुद से करना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो कैपिटल R स्मॉल y है, और यहाँ पे स्मॉल r कैपिटल Y है, तो क्या क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ऐसी पॉसिबिलिटीज बनेगा। तो ऐसे करके आपको सारा पॉसिबिलिटी लिख लेना है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो, और उसके बाद क्या लिखेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो लिखते हैं, फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो। तो फेनोटाइपिक रेशियो मतलब क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को दिखता है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो एक बार ध्यान से देख लो पहले। ये देखो ये क्या है, ये राउंड है और येलो है, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, राउंड येलो, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसको हम लोग गिन लेते हैं, राउंड येलो कितना है। देखो ये राउंड येलो है ना, इसमें भी देखो कैपिटल R और कैपिटल Y है, तो राउंड येलो, कैपिटल R कैपिटल Y है, राउंड येलो। आपको रिसेसिव वाला तो देखना ही नहीं, कैपिटल R कैपिटल Y राउंड येलो, कैपिटल R कैपिटल Y राउंड येलो, कैपिटल R कैपिटल Y राउंड येलो, कैपिटल R कैपिटल Y राउंड येलो। अरे रिसेसिव वाला भी है, लेकिन हम लोग जानते हैं जो डोमिनेंट है वही दिखेगा, तो रिसेसिव वाला को हम क्यों देखें। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भी देखो, ये भी क्या है, राउंड येलो, राउंड येलो, सॉरी ये राउंड येलो नहीं है, ये राउंड येलो, और ये वाला है राउंड येलो। तो टोटल कितना हो गया, 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे राउंड येलो हो गए। समझ में आया कि नहीं। तो राउंड येलो कितना हो गया, 9 हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो एक काम करते लोग, ऐसे एग्जाम में काट मत देना, अच्छा छोटा नहीं काटते हैं। अरे मतलब हम क्या करने वाले जैसे कर देते ताकि आप लोग को बचा हुआ पे फोकस कर पाते। ओके, नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखो, ये क्या है, इसको देखो, ये क्या है, राउंड है, राउंड है कि नहीं। हाँ सर, और ग्रीन, हाँ सर, ये छोटा वाई है, तो राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन है। यहाँ पे भी देखो, ये भी राउंड ग्रीन है, कैपिटल R और स्मॉल y दोनों ही स्मॉल है। यहाँ पे भी ये वाला भी देखो, राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन का अगर हम लोग पॉसिबिलिटी लेंगे तो राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन का पॉसिबिलिटी हो गया 3। अरे 3 ही तो है ना, ये देखो, ये राउंड ग्रीन है, ये राउंड ग्रीन है, और ये राउंड ग्रीन है। एक काम करते हैं, राउंड येलो सबको काट देते हैं पहले। देखो ये सब तो ऑलरेडी हो चुका है ना, तो सबको काट देते हैं। एग्जाम में ऐसा मत काट देना। ओके, ये कट गया। अभी हमारा क्या देखो, राउंड ग्रीन है नहीं, ये देखो राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन और राउंड ग्रीन, ये भी हो गया है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। ऐसे एग्जाम में मत काटना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी देखो क्या क्या बचा, ये देखो ये स्मॉल r है, रिंकल, और कैपिटल Y है मतलब येलो। ये देखो रिंकल, ये भी रिंकल, और कैपिटल Y मतलब येलो, रिंकल येलो। तो तीसरा पॉसिबिलिटी है रिंकल, और फिर उसके बाद है येलो, वो भी कितना हो गया देखो, रिंकल येलो कितना हो गया, 1 2 3। ओके, लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला देखो, रिंकल है, स्मॉल r और स्मॉल y भी है, तो रिंकल ग्रीन, तो ये हो जाएगा आपका रिंकल
ग्रीन, तो रिंकल ग्रीन कितना हो जाएगा 1। तो रेशियो क्या आ गया, फेनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया 9:3:1। समझ में आया कि नहीं? अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फेनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया, तो अगर आपको पूछेगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो वो होता है 9:3:1। बाकी अगर आपको जेनोटाइपिक रेशियो पूछेगा तो जेनोटाइपिक रेशियो के लिए मुझे इसको लिखना पड़ेगा, फिर इसके जैसा वाला, अरे मतलब जेनोटाइपिक रेशियो क्या है लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको इस टाइप वाला को लिखना पड़ेगा कितना टो है, फिर इस टाइप का वाला का कितना टो है, अरे है कि नहीं मुश्किल। तो इसलिए क्या किया गया है, जेनोटाइपिक रेशियो को ले लिया गया है क्योंकि मुश्किल है, तो जेनोटाइपिक रेशियो को ले लिया गया है वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब बुक वाला भी बोल दिया कि बहुत हार्ड है, बच्चा लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, लिख दो वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब नॉट वो जीन का कॉम्बिनेशन ऐसा है जो कैसा प्लांट पैदा करेगा, राउंड येलो। तो ये है, ये वो फेनोटाइप मतलब होता है वो चीज़ जो आपको दिख रहा है, पर उसके कारण, उसका कारण जो जीन है वो जेनोटाइप है। समझ में आया कि नहीं? तो जेनोटाइप मतलब ये सब यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रहा है, ये सब जेनोटाइप है, और इसके कारण जो दिख रहा है उसको फेनोटाइप बोलते हैं। समझ में आएगा? तो देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी पेरेंट में क्रोमोसोम जो रहता है वो हमेशा पेयर में रहता है, और जो क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं उसमें से इस क्रोमोसोम पे जो जीन रहता है वो उसका जो अल्टरनेटिव क्रोमोसोम है उस पर भी वही जीन रहता है, बस दोनों जीन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग अलग रहता है। एक तो हो सकता है टंग को रोल करवाए और एक तो टंग को रोल ना करवाए, एक आपको कर्ली हेयर प्रोवाइड कराए और एक आपको स्ट्रेट हेयर प्रोवाइड कराए। तो जब भी ऐसा दो कैरेक्टर रहता है ना, मतलब जब भी ऐसा एक कैरेक्टर का दो फॉर्म रहता है, मतलब ये दोनों एक ही कैरेक्टर का क्या है, दो फॉर्म है, मतलब हम बोल सकते हैं एलएलई है, तो इन दोनों में से कोई एक ही एलएलई अपने आप को क्या कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस वही बोल रहा है कि जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या, एक अगर कर्ली हेयर दे रहा है तो एक स्ट्रेट दे रहा है, तो जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा एक साथ, तो उसमें से कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। कौन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, जो डोमिनेंट होगा। तो ये चीज तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, अरे हमारे, क्योंकि हमारे बॉडी में हमेशा दो कैरेक्टरिस्टिक आता है, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक का दो फॉर्म आता है, एक मम्मी से आता है एक पापा से आता है, अब उन दोनों में से कोई एक एक्सप्रेस करेगा। तो वही बोल रहा है कि जब हमारे बॉडी में एक कैरेक्टर का दो फॉर्म रहता है तो उसमें से कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, तो उसी को लिखा गया है आउट ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। यहाँ पे कैरेक्टर्स होगा क्योंकि पेयर है। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं? तो फिर से देखो वही सेम सिचुएशन है, ये एक पेरेंट है और इसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर भी है और एक रिसेसिव कैरेक्टर भी है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों का दोनों डोमिनेंट हो, या हो सकता है दोनों का दोनों रिसेसिव हो। तो हम लोग जानते हैं कि कितना, अगर एक ह्यूमन बीइंग का बात करें तो टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसमें से गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में वो क्रोमोसोम आधा आधा डिवाइड हो जाता है, मतलब इसमें 23 आएगा, इसमें 23, मतलब अगर इसमें 2n क्रोमोसोम है तो इसमें n आएगा और इसमें n आएगा। तो वही चीज को यहाँ पे लिखा गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि द टू मेंबर ऑफ ए पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब किसी एक कैरेक्टर का क्या है, दो पेयर है, हर कैरेक्टर का दो पेयर होता है कि नहीं, क्योंकि एक पेयर, उस पेयर में जो एक कैरेक्टर है वो पापा से मिला है और एक कैरेक्टर जो है वो मम्मी से मिला है, तो इसलिए हर कैरेक्टर का दो पेयर होता है। तो ये जो दो मेंबर है, एक ही कैरेक्टर का जो दो मेंबर है, दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म है, ये दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने को ही क्या बोलते हैं, सेग्रीगेट, मतलब सेपरेशन का ही दूसरा नाम है सेग्रीगेट। तो गैमेट फॉर्मेशन जब भी होगा ना, तो एक ही कैरेक्टर का जो दो अलग अलग अल्टरनेटिव फॉर्म है वो दोनों ही सेपरेट हो जाएगा, ये अलग गैमेट में जाएगा और ये अलग गैमेट में जाएगा। अरे ये चीज समझ में आ रही है? तो देखो नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि जब आप पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लोगे, पेयर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब क्या, यहाँ पे दो दो कैरेक्टर है, मतलब आप जब टू पेयर्स लोगे कैरेक्टर का, मतलब ये एक कैरेक्टर का पेयर है और ये भी एक कैरेक्टर का पेयर है। ये जो पेयर है वो क्या चीज के लिए है, वो ये पेयर है आपका शेप के लिए, कि जो भी जो मटर होगा, जो भी पी होगा वो राउंड होगा या रिंकल होगा, और ये जो कैरेक्टर है वो कलर के लिए है,
कि जो भी पी होगा, मटर होगा, वो येलो होगा कि ग्रीन होगा। तो मतलब यहाँ पे हम लोग टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स लिए हैं, लिए कि नहीं, टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर, ये शेप के लिए है और ये कलर के लिए है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? तो देखो ये जो कैरेक्टर है ये कितना एलएलई से बना हुआ है, 2 एलएलई से बना है, और ये कैरेक्टर भी जो है वो 2 एलएलई से बना है। अब इस कैरेक्टर का सोच लो, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो सोच लो इस कैरेक्टर का कौन सा एलएलई यहाँ पे आया है, कैपिटल आर। अब इस कैरेक्टर का कौन सा एलएलई आया, कैपिटल आर। लेकिन इस कैपिटल आर वाला एलएलई को ये नहीं पता है कि ये नेक्स्ट वाला कैरेक्टर का कौन सा एलएलई यहाँ पे आएगा। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है। तो ये जब ये कैपिटल आर यहाँ पे आएगा ना गैमेट में, तो इसको ये पता नहीं होगा कि इसके साथ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में कौन आएगा। समझ में आ रही कि नहीं? तो उसी चीज को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलएलईज ऑफ वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का एलएलई का डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलएलईज ऑफ अनदर कैरेक्टर। वो दूसरा कैरेक्टर का एलएलई का डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिपेंडेंट है। मतलब इसका एलएलई जब यहाँ आएगा तो उसको ये पता नहीं है कि इसका कौन सा एलएलई आने वाला है, इसीलिए बोला गया इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट नहीं है। अगर सोच लो डिपेंडेंट होता तो ये फिक्स रहता कि कैपिटल आर आएगा तो उसके साथ कैपिटल वाई ही आएगा, या स्मॉल आर आएगा तो उसके साथ स्मॉल वाई ही आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, इसीलिए बोला कि एक कैरेक्टर का एलएलई का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा कैरेक्टर का एलएलई का डिस्ट्रीब्यूशन से क्या इंडिपेंडेंट। अरे समझ में आ रहा है? मतलब इसमें से कैपिटल आर और स्मॉल आर में से अगर कैपिटल आया तो आर आया, तो यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में से कोई भी आ सकता है, ये भी आ सकता है या ये भी आ सकता है। उसी तरह से कैपिटल वाई अगर यहाँ पे आएगा तो इसके साथ कैपिटल आर भी आ सकता है, और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है। तो ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। अरे समझ में आ रहा है फिर? तो देखो म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन मतलब होता है कि आपके बॉडी में क्रोमोसोम है, मतलब आपके बॉडी सेल में सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर में बहुत सारा क्रोमोसोम्स है। आपके अंदर में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, और हर क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स है। और आपका बॉडी का जो कैरेक्टरिस्टिक है या बॉडी का जो भी फीचर है, जो भी फीचर आपका दिख रहा है, वो बॉडी फीचर किसके कारण है, वो जीन के कारण ही। तो किसी कारण से अगर इस जीन में कोई बदलाव आ जाए, किसी कारण से अगर एक या एक से ज्यादा जीन में बदलाव आ जाए, या किसी कारण से नंबर ऑफ जीन बढ़ जाए या कम हो जाए, या किसी कारण से जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए। हम लोग जानते हैं हर क्रोमोसोम का अपना एक शेप एंड साइज है, पर किसी कारण से सोच लो चेंज हो गया, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। तो जितने भी आप मार्वल का मूवी देखते हो, चाहे वो हल्क देखो, स्पाइडरमैन देखो, एक्समैन देखो, ये सारे क्या है, ये म्यूटेशन का ही कॉन्सेप्ट पे है कि उनके जीन में कुछ ऐसा बदलाव आ गया कि उनके अंदर में सुपरनेचुरल पावर आ गया है। आप समझ रहे हो कि नहीं? अगर सोच लो कि मेरे अंदर कोई राइनो का जीन आ जाए और मेरे यहाँ पे हॉर्न निकल जाए, तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, तो अगर आपका जीन में कुछ भी बदलाव आ जाता है किसी कारण से, तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। ये म्यूटेशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब देखो बुरा वाला का एक जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, बुरा वाला का एक एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वैसे देखने से तो गोल टाइप का दिखता है, लेकिन एक्चुअली में उसका शेप कैसा होता है, बाई कनकेव होता है। और वो ऐसा बाई कनकेव क्यों होता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा ताकि ऑक्सीजन को क्या कर सके, कैरी कर सके। लेकिन अगर आपको आपके जीन में कोई बदलाव आ जाए, क्योंकि आरबीसी का शेप को बनाने, मतलब आरबीसी का शेप के लिए भी कोई ना कोई क्या रिस्पॉन्सिबल है, जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो आरबीसी का जो शेप होता है बाई कनकेव, उसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। मान लो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि वो जीन ना इस तरह से अफेक्टेड होता है कि आपका आरबीसी का जो शेप है ना, वो बाई कनकेव नहीं होकर कैसा शेप का हो जाता है, ऐसा हो जाता है सिकल शेप। सिकल मतलब क्या होता है, आप घास काटने वाला देखे हो ना, घास काटने वाला ऐसा हंसुआ नहीं होता है, वो ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे डंडी पकड़ के ऐसे काटते हैं। तो आरबीसी का शेप ना सिकल जैसा हो जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, सिकल सेल एनीमिया। मतलब ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें जो जीन आरबीसी को क्या शेप दे रहा था, बाई कनकेव, वो उसको बाई कनकेव शेप नहीं देके सिकल शेप दे देगा।
और वो आरबीसी सिकल जैसा दिखने लगेगा। और सीधा सा बात है, सिकल जैसा जब दिखेगा तो उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो जो पर्सन को भी ये बीमारी होगा ना, उसके बॉडी में ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होगा, तो उसको सांस लेने में और बहुत सारा चीज़ में प्रॉब्लम होगा। इन्हीं लोग को अस्थमा होता है क्या? हो सकता है। उसके अलावा देखो, म्यूटेशन होने का, म्यूटेशन का एक डिफेक्ट का नाम हम ऑलरेडी बता दिए हैं। अब म्यूटेशन किस कारण से होता है? ज़्यादातर म्यूटेशन ना रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से होता है। तो ज़्यादातर म्यूटेशन का कारण क्या होता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं ना, इसमें ऐसे ऐसे रेडिएशन निकलता है जो कि हमारा जेनेटिक लेवल पे डैमेज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जापान में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका बम गिराया था, तो उस बम से जो रेडिएशन निकला था, उस रेडिएशन के कारण वहाँ के जो लोग थे उनके जेनेटिक लेवल पे ऐसा डैमेज हुआ कि उनके कई जनरेशन तक बच्चे ऐसे पैदा हो रहे थे जिसका हाथ और पाँव या मुंह प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता था। समझ, मतलब जन्म से ही मतलब हाँ डिफेक्टिव बच्चे पैदा हो रहे थे। और शायद अभी भी कुछ कुछ है, मतलब रेडिएशन का असर है। सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप कुरुक्षेत्र में जाओगे, जो महाभारत सबका युद्ध हुआ था, तो कुरुक्षेत्र में भी बोला जाता है कि रेडिएशन है। तो उस जमाना में भी हो सकता है न्यूक्लियर वार हुआ हो।